गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल आप लोग हम लाइट पढ़ाए थे, प्रकाश पढ़ा रहे थे। उस प्रकाश में जो भी इम्पोर्टेंट चीज था उसको हम पढ़ाएं। आज हम आपको दर्पण दर्पण में से बनने वाला जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो पढ़ाएंगे। अवतल और उत्तल दर्पण बचा हुआ है, उसको पढ़ाना है। आज क्लास को हम एंड करेंगे। प्रकाश आज मेरा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे थे, सबसे पहले जाकर वह वीडियो देख लीजिए, तब जाकर यह आपको बहुत समझ में आने वाला है। कल जो पढ़ाया था उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे दर्पण में इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। पहले अवतल शुरू करते हैं आप लोगों को हम। इसमें क्या बताएंगे भाई आपको? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है वो बताने वाले हैं। प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब इसको देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, ये क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण हो गया। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और ये क्या हो गया? ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या हो गया? अब देखिए इसमें, यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? तो ये आपका ध्रुव हो गया, इसको पोल कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? ये तो ये वक्रता केंद्र हो गया। और ये क्या हो गया आपका? वक्रता, ये आपका फोकस हो गया। ये क्या हो गया आपका? फोकस हो गया। यहाँ देखिए, ये क्या हो गया आपका? फोकस हो गया। अब देखिए, वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ पे होगा? वस्तु की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये आपको हम अभी याद करवा देंगे। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये आपको अभी के अभी याद करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो वस्तु कहाँ रखेंगे? तो वस्तु या तो अनंत पर रखेंगे, वस्तु या तो अनंत पे रखेंगे, वस्तु का ये स्थिति, वस्तु या तो अनंत पे रखेंगे, या वस्तु को सी और एफ के बीच में, सॉरी, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, या वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखेंगे, या वस्तु को सी पर रखेंगे, या वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, या वस्तु को एफ पर रखेंगे, या वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो वस्तु का क्या स्थिति हो गया? वस्तु को या तो अनंत पे रखेंगे, पहली बात, या वस्तु को अनंत पर रखेंगे, या वस्तु को कहां रखेंगे? तो वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे, वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे, ये हो गया। या वस्तु को सी पे रखेंगे, या वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, या वस्तु को एफ पर रखेंगे, या वस्तु को एफ पर रखेंगे, या वस्तु को एफ और पी और एफ के बीच में रखेंगे, या वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो ये 6 क्या होगा? वस्तु का स्थिति हो गया, मतलब वस्तु को इस जगह पर रखेंगे। तो अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपको हम अभी के अभी याद करवा देंगे। यहाँ देखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगा, अभी के अभी आपको क्लास में याद हो जाएगा। पी और एफ, यहाँ पे जो है ना, पी और एफ होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ और पी, चाहे पी और एफ, बात वही हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे होगा। तो कैसे कैसे होगा अभी आप देखिए, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। तो पहली बात हम बताएं, अगर वस्तु अनंत पे होगा, वस्तु अनंत पे होगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये दो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर होगा, अगर वस्तु फोकस पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ये आपको याद हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर वस्तु सी पर होगा, अगर वस्तु सी पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। अगर वस्तु सी पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। अगर वस्तु सी पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। अब देखिए कहां बच गया? अगर वस्तु सी और अनंत के बीच में होगा तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर वस्तु सी और अनंत के बीच में होगा तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर वस्तु सी और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सी और एफ के बीच में बनेगा। सी और एफ के बीच, और उल्टा, अगर वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच में बनेगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच में बनेगा। सी और अनंत के बीच में बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको 5 को याद हो गया। अगला क्या है? अगर वस्तु P और F के बीच में होगा,
इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बस ये आपको याद हो गया। वस्तु कहाँ होगा और प्रतिबिंब कहाँ होगा ये आपको याद हो गया। अब क्या है, प्रतिबिंब का साइज देखते, आकार देखते कैसे। अगर जो प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, जो प्रतिबिंब सी पर बनेगा वह क्या बनेगा? बराबर साइज का बनेगा। क्या बनेगा? बराबर बनेगा, यानी वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब इधर बनेगा वो छोटा बनेगा, जो प्रतिबिंब इधर बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। यानी इधर बनेगा तो क्या बनेगा? इधर जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा? बराबर साइज का बनेगा। जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा वो छोटा बनेगा, जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। इधर आइए, जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो ये क्या बनेगा? ये प्रतिबिंब आपको बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना है। जो प्रतिबिंब इधर बनेगा वो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बनेगा। ये क्या हो जाएगा आपका? बहुत बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब सी पर बनेगा वो क्या बनेगा? बराबर बनेगा। वो क्या बनेगा? बराबर आकार के बनेगा। इसका मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब इधर बनेगा तो छोटा और बहुत छोटा, यानी जो प्रतिबिंब फोकस बन रहा है वो क्या बनेगा? जो फोकस बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। तो जो प्रतिबिंब आपका फोकस बन रहा है वो क्या बनेगा? तो बहुत छोटा बनेगा। वो क्या बनेगा? आपको बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। वो क्या बनेगा? छोटा। तो यह प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? आपका छोटा बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। और जो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, यानी सी और अनंत के बीच बन रहा है वो बड़ा बनेगा, और अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। जो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा वो क्या बन रहा है? आपका बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। और यह जो बन रहा है यह क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। उसके बाद जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए, जो प्रतिबिंब इधर बनेगा सब का सब प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये ध्यान रखना है। और जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वह प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो जो प्रतिबिंब इधर बन रहा है ये सब का सब प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो उल्टा बनेगा, इसका मतलब वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो जो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक है यह सब के सब प्रतिबिंब किधर बन रहा है? तो सब के सब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वास्तविक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। और वास्तविक होगा तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वह क्या बनेगा? वह वास्तविक नहीं बनेगा, वह काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? तो वह आपको काल्पनिक, या उसी को हम आभासी कहते हैं। अगर काल्पनिक बनेगा तो उल्टा नहीं बन के वह कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है, आपको इमेज समझ में आ गया। अब देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा ही बनता है, छोटा ही बनता है, बहुत छोटा ही बनता है, ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, और आभासी भी बनता है। ध्यान रखना है, एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बनता है? आपको आभासी यानी कि काल्पनिक यानी कि सीधा बनता है। इस बात को ध्यान रखना। ये आपका अवतल दर्पण कंप्लीट हुआ। अब आपको बताएंगे हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ये देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग, का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है समझिए। इसका उपयोग जो है, पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में। पहला क्या है? हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, याद करना है। दूसरा है टॉर्च, टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया, वाहन के हेडलाइट में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, टॉर्च लाइट में हो गया। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या हो गया? तीसरा आपका जैसे कि कान हो गया, नाक हो गया,
गला हो गया, दांत हो गया। इसकी जांच में, कि जांच में जांच में डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। चौथा क्या हो गया? चौथा आपको सौर भट्ठी के रूप में, कहां पे? सौर भट्ठी में, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये आपका अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आगे उत्तल दर्पण। अब आपका क्या हो गया? अब आपका उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अब इसमें देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है। उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। ये क्या हो गया? आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। यह इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यह क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को दो ही जगह रखते हैं, वस्तु का स्थिति इसका दो ही होता है। एक क्या होता है? या तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे, या वस्तु को अनंत और पी के बीच में, ये पी है, पी मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव, इसमें वस्तु को दो ही जगह रखते हैं। तो या तो वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, अगर वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो इसका इमेज बनेगा आपको फोकस पर बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर वस्तु को रखेंगे, अगर वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो इमेज कहां बनेगा? वस्तु अनंत पर तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु को अनंत और फोकस के, अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिए, अगर वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिए, अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिए, अगर वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो इसका इमेज पी और एफ के बीच में यहां बनेगा, पी और एफ के बीच। तो इसका इमेज जो बनेगा पी और एफ, यानी एफ और पी, बात वही हुआ, एफ और पी के बीच में बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान दीजिए, जो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आपका बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत छोटा हो जाएगा। ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। और जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा वह सीधे क्या होगा? ये छोटा हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, वो क्या बनता है? वो हमेशा आपको क्या बनेगा? सीधा बनेगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो ये क्या बनेगा? आपको काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? ये आपको काल्पनिक, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग आभासी कहते हैं। इस प्रकार का प्रतिबिंब यहाँ पे आपका बनने वाला है, इस बात को ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? आपको उपयोग भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। उत्तल दर्पण का क्या है? आपका उपयोग है। चलिए इस कलर को देख लेते हैं। उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। जो आप लोग कभी मोटरसाइकिल पर चढ़े होइएगा या चार चक्का में देखे होइएगा, पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे की वस्तु हम देखते हैं, पीछे की वस्तु को देखने के लिए उसमें एक शीशा लगा होता है, आईना लगा होता है, उसी का उपयोग वह उत्तल दर्पण होता है। वह क्या होता है? उत्तल, यानी कि साइड मिरर के रूप में। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग साइड मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में, है ना? आप लोगों को लगता होगा सर है वो मुंह देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, या पीछे कौन आ रही है, कौन जा रही है, कौन आ रहा है जा रहा है, उसका यूज करने के लिए। नहीं, हमको भी बचपन में यही लगता था कि बाइक में जो शीशा लगा हुआ है ना, वो पीछे किसी का मुंह देखने के लिए, चाहे पीछे कौन आ रहा है जा रहा है उसके लिए, या जो वाहन चालक है वो अपना मुंह देखने के लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए उसका यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। इतना ध्यान रखना है। अवतल दर्पण में आपको बताए हैं, अवतल में याद कीजिए, अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, वास्तविक दोनों बनता है। सीधा ही बनता है और उल्टा ही बनता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? केवल आभासी बनता है। ये ध्यान रखना है। क्या बनता है? आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है।
सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बनता है इससे। जो पढ़ाएं उसको एक बार ढंग से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा। और फिर हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लाने वाले हैं, उसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आपको हम इस चैप्टर से संबंधित। ध्यान से पढ़िए, नंबर अच्छा आएगा। नेक्स्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आपको अभी हम? चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में जो है ना बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, चिन्ह परिपाटी। लेकिन अभी आपको मैं चिन्ह परिपाटी बता दूंगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। आने वाले बाल बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा निर्देशांक ज्यामिति, इस निर्देशांक ज्यामिति में बहुत अच्छे से आप पढ़े होइएगा। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। बताइए मूल बिंदु क्या होता है? चर्चा किए हुए थे। जिस जगह से हम किसी का दूरी नापते हैं, कहीं का दूरी, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मान लीजिए यह सेंटर है, यह जगह है, और यहाँ से किसी चीज का दूरी नापते हैं तो यह मूल बिंदु कहलाएगा। तो जिस जगह से हम किसी चीज का दूरी मेजर करते हैं, नापते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो ये अक्षांश में क्या हो गया? ये मूल बिंदु हो गया। अब ये मूल बिंदु होगा तो इस मूल बिंदु से जो दाहिना तरफ जाएंगे, दाहिना तरफ मूल बिंदु से दाहिना जाएंगे, दाहिना अगर ऐसे दाहिना जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है। अगर मूल बिंदु से बायां जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक आपको हम इंटरेस्ट वाला बात बता देते हैं। कभी कभी बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है तो उसमें क्लास 6 में सबसे पहली बार इंटीजर दिया हुआ है, पूर्णांक के बारे में पढ़ना पड़ता है। नंबर सिस्टम में पूर्णांक, क्लास 6 से पहले 5 तक नंबर सिस्टम में आपको वही प्राकृत संख्या पढ़ना पड़ता है और पूर्ण संख्या पढ़ना पड़ता है। पूर्णांक सबसे पहले बार क्लास 6 के बुक में दिया हुआ है। जब वहाँ पढ़ना पड़ता है तो वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है यह एक लेवल है, इस लेवल से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यह जो लेवल है, यहाँ से दाहिना जाएंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ से बायां क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। वहाँ पे बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसको नहीं समझ में आता है तो क्लास 6 का बुक एक पढ़, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ। अगर मैं बैंक से पैसा निकाला, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट, मतलब बैंक से निकाला बैंक में डाला, तो हम माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु से दाहिना क्या होगा? प्लस होगा, बायां क्या होगा? माइनस होगा, ऊपर क्या होगा? प्लस, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को आपको हम यहाँ समझाएं। ये दर्पण हो गया, तो ये कौन दर्पण हो गया बताइए? तो ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसलिए ये क्या है? अवतल दर्पण। परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अगर परावर्तक सतह उठल है तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। आपको कल हम ट्रिक बता दिए थे याद करने का। इसका परावर्तक सतह देखिए उभरा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब देखिए इस दोनों दर्पण में क्या होता है? इस दोनों दर्पण में आपको पोल होता है, पोल ध्रुव। इसी ध्रुव को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसी जगह से हम लोग दूरी को नापते हैं, दूरी को यहीं से नापते हैं। जो यहाँ हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा पोल, जो पोल देख रहे हैं दोनों में, इस पोल से जो ऊपर के मान हम लेंगे, जो भी ऊपर का मान ले आएगा, ऊपर का मान अगर ऊपर की बात आएगा, अगर ऊपर की बात आएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर इससे नीचे की बात आएगा तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वही बात इसमें होगा, ऊपर की बात आएगा तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की बात आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ से दाहिना की बात आएगा, अगर इधर दाहिना की बात, इधर की बात हम करेंगे, इधर की बात, दाहिना ये हुआ, दाहिना की बात करेंगे, दाहिना का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बायां में जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये दाहिना में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बायां में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो। ठीक है, अब समझिए इसको, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण, आप अच्छे से, बहुत अच्छे से फेयर करके लिखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जगह हमारे पास नहीं, यहाँ पे अवतल दर्पण हम लिख, अवतल दर्पण। अब इसको समझिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, समझिए, वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये अवतल दर्पण हुआ। अवतल फोकस दूरी किधर होगा? इसमें इधर होगा फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या पे क्या होगा? इधर होगा। तो क्या हो रहा है? मूल बिंदु से यानी ध्रुव से क्या हो रहा है? सब बायां में जा रहा है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यह मूल
इधर होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी भी इधर है, वक्रता त्रिज्या भी। यहाँ देखिए जैसे कि ये क्या हो गया आपका केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया फोकस हो गया। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों इधर आ रहा है, इसमें क्या होगा धनात्मक हो जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण, कौन दर्पण इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये दोनों के दोनों क्या होता है धनात्मक होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए वस्तु किधर रखेंगे, जब इमेज बनेगा तो वस्तु हमेशा क्या होता है परावर्तक सतह की तरफ होता है। तो परावर्तक सतह भी तो इधर है दोनों का, तो दोनों में जो वस्तु दूरी होगा वो हमेशा क्या होगा ऋणात्मक होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया चिन्ह परिपाटी हो गया। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको हम बताने वाले हैं अभी आवर्धन बताने वाले। आवर्धन, यहाँ देखिए आवर्धन, आवर्धन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। फार्मूला याद नहीं करना, समझना है। मान लीजिए एक वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है, तो इस वस्तु का मान लीजिए ऊंचाई दिया हुआ है। तो वस्तु का ऊंचाई मान के चलते इस वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर। क्या दिया हुआ है 2 मीटर, ये वस्तु का ऊंचाई है, ठीक है। अगर इससे एक इमेज बन गया, क्या बन गया इससे, इस वस्तु से जो इमेज बन गया, इमेज मतलब प्रतिबिंब बन गया। इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का हैबिट ज्यादा हो गया वह, उसलिए सब कुछ इंग्लिश में बोलाता है। प्रतिबिंब हो गया, तो मान लीजिए प्रतिबिंब 3 मीटर का हो गया। क्या हो गया 3 मीटर का। तो वस्तु था 2 मीटर का, प्रतिबिंब हो गया 3 मीटर का। तो क्या गुना बढ़ गया ये, तो ये क्या हो गया 1.5 गुना हो गया। 2 के 1.5 गुना 3 होता है, तब 2 से क्या हो गया 3 हो गया। जैसे चारों की आपको और समझ में आएगा, हम मान के चलते आपको मान के हम समझाते और समझ में आएगा। मान लीजिए ये ये 2 ना हो गया, ये मान के चलते हैं, ये मान लीजिए ये 6 मीटर का हो गया। क्या हो गया 6 मीटर का हो। जब 6 मीटर का हो गया मान के चलते हैं, मानते हैं कोई दिक्कत, आपको समझाने के लिए मान रहे हैं हम। 2 से 6 हो गया, वस्तु 2 मीटर का था, प्रतिबिंब हो गया 6 मीटर का। तो क्या हुआ वस्तु के 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वस्तु का क्या हुआ 3 गुना हुआ ना। तो जो 3 होगा 3, यही 3 क्या कहलाएगा यह आवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आवर्धन कहलाएगा। यानी वस्तु का क्या गुना है ये, तो वस्तु का 3 गुना हुआ ना, तो ये 3 क्या कहलाएगा आवर्धन कहलाएगा। यानी आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। क्या आवर्धन का फॉर्मूला प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये क्या हो गया आपका आवर्धन हो गया। आवर्धन का मान जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई आएगा उस ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग देंगे तो वह क्या निकल जाएगा मेरा आवर्धन निकल जाएगा। समझ में आएगा। इसको एम मैग्निफिक एम लिखते, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बटे एच होता है। या इसको हम लोग जो है ना -v/u भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम लोग -v/u भी लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है u क्या हो गया, u आपका u जो हो गया, u क्या हो गया वस्तु दूरी हो गया। u क्या हो जाएगा, u आपका वस्तु दूरी हो जाएगा। u को क्या बोलते हैं वस्तु दूरी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद इसमें ये आपका हो गया आवर्धन हो गया। आवर्धन कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है। अब देखिए उसके बाद क्या हो गया, एक आपको दर्पण सूत्र याद करना है। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। f क्या है
फोकस दूरी है, यू क्या है वस्तु दूरी है, भी क्या है प्रतिबिंब दूरी है। इस बात को क्या करना है आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे आपका क्या हो रहा है अब कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद जो भी कुछ बच गया इस चैप्टर में सब का सब आपको ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। अगर आप इस क्लास को 2 क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा और एक ऑब्जेक्टिव जो करवाएंगे वो देख लीजिएगा तो उससे आपको इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा का सारा कंप्लीट हो। चलिए आप लोगों ने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।